हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, आपको पता है कि सीए फाउंडेशन का बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, सीए सारथी, जो कि 17 में से स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपके अकाउंट्स की क्लास लूँगा। 9:30 नाइट में स्टार्ट होगा। टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को मैं आऊँगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करना। और बाकी सारे जो टीचर्स हैं जिनकी क्लासेस जैसे इकोनॉमिक्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उनकी भी ज़रूर ज्वाइन करना। ये एक बहुत बढ़िया बैच होगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो पहला पॉइंट है, यानी पहला पार्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो, आपको कवर करवा दिया था। तो पिछली वीडियो में आपने देख लिया था। हाँ, बस एक टॉपिक रह गया था जिसको आज हम कवर कर लेंगे, और आज हम कवर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट। वैल्यूएशन कैसे होगा, फिर अगली वीडियो में कवर करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट। तो देखिए, लास्ट में जो रह गया था बता देता हूँ वो क्या रह गया था। ये एग्जाम्पल रह गया था जिसको मैंने बोला था आप कर सकते हो, फिर भी अगर आप नहीं कर पाए तो मैं कुछ इसके पॉइंट बता देता हूं, बाकी सारे तो आप नॉर्मल कवर कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जय देखिए यहाँ बोल रहा है ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इफ सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम बी। अगर सी सारा का सारा हिस्सा किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे पार्टनर तो पुराने ही है, किसी पार्टनर का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपसे एनपीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता है कि सी क्या कर रहा है, सी का पुराना हिस्सा 2/10 है, और वो किससे ले लेता है, बी से। तो सी में तो जुड़ जाएगा, तो ये तो हो गया सी का नया हिस्सा। लेकिन बी का नया हिस्सा क्या होगा, तो बी ने दिया है, बी ने किसको दिया है, सी को। तो बी का पुराना हिस्सा कितना, 3/10, और बी ने सी को कितना दिया, 1/10। तो बी का नया हिस्सा हो जाएगा 2/10। तो हम बोल सकते हैं ए को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ए का हिस्सा कितना है, 5/10 ही है। तो आप देख सकते हैं नीचे क्या है, ए का हिस्सा तो 5/10 ही है। बी ने अपने हिस्से का सेक्रीफाइस किया, किसके फेवर में, सी के फेवर में। तो सीधी सी बात है, रेशो हो गया 5:3। आप ऐसे बोल सकते हैं, पहले था 5:3:2। अब सीधी सी बात है, बी ने किसको दे दिया, सी को अपना हिस्सा, तो सी के पास आ गया। तो नॉर्मल हो गया 5:2:3। और सिर्फ किसने सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछे तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है। इस तरीके से केसेस कवर करने आराम से हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगला देखिए, क्योंकि मैं 2-3 ही कराऊंगा, बाकी सारे नॉर्मल है, और अगला एग्जांपल भी नॉर्मल है, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में कवर करवा दिया पिछली वीडियो में। और हाँ, विद्यास्थल चैनल को जरूर क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो वीडियो आपको बाकी तक भी पहुंचानी है, ताकि और भी इसका बेनिफिट ले सके। क्योंकि आपको पता है कि हम यूट्यूब पे आ रहे हैं और रेगुलर आएंगे, हर दिन आएंगे, तो सबको ही बेनिफिट मिलेगा। इफ सी एक्वायर्ड 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर जो सी हिस्सा है 1/10 एक्वायर कर रहा है, वो इक्वली ए एंड बी से एक्वायर कर रहा है, तो ए कितना दे रहा है आपको पता है। तो ए का सेक्रीफाइस कितना है, 1/10 का आधा, और बी का सेक्रीफाइस कितना है, ये भी आपको पता है, 1/10 का आधा। तो देखो 1/20, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/20। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको बस क्या करना है, ए के यानी ए के पुराने हिस्से में से ये 1/20 लेस कर देना है, और बी के पुराने हिस्से में से ये 1/20 लेस कर देना है। तो देखिए यही आपको नीचे दे रखा है। देखिए ए का पुराना हिस्सा था 5/10, उसमें से 1/20 लेस कर देना है, और बी के पुराने हिस्से में से 1/20 लेस कर देना है। और आपको पता है कि सी 1/10 और ले रहा है, तो उसमें जोड़ देंगे और हो जाएगा 3/10, और इनमें से लेस हो जाएगा तो हो जाएगा 5/10 माइनस 1/20, 3/10 माइनस 1/20। तो ये हो गया ए का, और ये हो गया बी का। और सी का क्या हो गया, सी के पास 2/10 था, प्लस 1/10 आया, तो इसका हो गया 3/10। इनका हो गया 20 एलसीएम, 10 2 जा 20, 2 5 जा 10, यहाँ पे आएगा 1 ही, तो ये हो गया 9/20। और इसी तरीके से बी का निकालोगे तो 20, 10 2 जा 20, 2 3 जा 6, ये आ गया 1, तो ये हो गया 5/20। कितना सिंपल है, तो देखो 9/20, 5/20 और 3/10। अब आपको पता है कि इक्वल रेशो में ए और बी दे रहे हैं, तो सेक्रीफाइस रेशो ए और बी का क्या होगा, 1:1। ऐसे करके आपको सारे कवर करने हैं, सबसे सिंपल है, कोई भी पार्ट टिपिकल नहीं है। फिर ई एफ जी केस देखोगे तो उसमें तो आपको रेशो दे रखे, तो आपको क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। ओके, फ्यूचर में ए बी सी ने कहा कि अब इक्वली बांटेंगे, तो देखो 1/1 दे रखा है, तो सबसे सिंपल आपको दे रखा है। और आपको पता है कि एक केस तो मैं आपको करवा चुका हूं, चाहे आई केस देख लेना, वो बता देता हूं। इफ ए बी एंड सी डिसाइड दैट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी का जो रेशियो है वो सेम क्या होगा, ए और बी की तरह होगा। अब आपको पता है कि ए और बी का कितना है, 5:3,
तो मैंने करके बताया था, यही बता देता हूँ कि जो ए और बी का है वो किसका रहेगा, बी और सी का रहेगा। तो अब आपको मैंने बताया था कैसे करना है, जो ए और बी का है वही बी और सी का रहेगा। देखो ये बोल रहा है कि बिटवीन बी एंड सी शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। तो एग्जिस्टिंग कितना है इनके बीच में, 5:3, तो बी और सी का भी यही रहेगा। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। फिर 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। फिर 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9। ये बताया था मैंने आपको, 25, 15, 9 रेश हो जाएगा। देख लो एक बार जाके, देखो कहाँ गया, 25, 15 और 9। कितना सिंपल है। अब आप इनकी तरह करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। एक मैंने दूसरा तरीका भी बताया था, यही बता देता हूँ। देखो ए और बी था 5:3, आपको बताया कि बी और सी का भी सेम रह जाएगा, यही बोला जा रहा है। अब देखो, अब बी यहाँ पे कॉमन है और यहाँ कॉमन है, तो यहाँ पे जो बी का हिस्सा है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और यहाँ जो बी का ये हिस्सा है 5, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। तो 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25। 3 इंटू 5 क्या हो गया, 15। 3 इंटू 5 क्या हो गया, 15। देखो कॉमन आ गया ना बी का, और सी का कितना है, 3 इंटू 3, 9। तो 25, 15, 9 आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जल्दी हो जाता है। ओके, फिर देखो अगला जो आपका है क्वेश्चन वो सबसे सिंपल है। इसके मैंने बहुत सारे केस कवर करवा ली है, तो एक बार आप पढ़ना। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसके लिए भी आपके लिए सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे हैं, देखो एमसीक्यूज तो, या बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, तो वो तो आपको ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके बाद हमको हम क्या करेंगे, उसको भी आपके लिए सॉल्व करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट। देखो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जब भी बात करते हैं तो आप देखिए गुडविल का मतलब क्या होता है। अगर मान के चलो मैंने टाटा की कार खरीदी, तो टाटा मुझे क्या करेगा, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब अगर मैंने कार खरीदी तो कार अच्छी क्वालिटी की देगा, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको लॉन्ग रन के लिए चलना है, उसको अपनी एक गुडविल बनानी है, एक अच्छा नेम बनाना है। तो गुड का मतलब क्या होता है, एक अच्छा, विल मतलब क्या होता है, रेपुटेशन। तो उसको अपनी एक अच्छी नेम या रेपुटेशन बनानी है, जो कि उसने अपनी हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज दे के बनाई है। लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर है जिसके थ्रू कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाइड फील करता है। तो आगे हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने कस्टमर को एक बार गुड्स दिया तो वापस से वो हमारे से क्या कर रहा है, वही गुड्स खरीदने आ रहा है। अगर हमने एक बार सर्विस दी तो वापस से वही सर्विस लेने आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पढ़ोगे सीए फाउंडेशन, अगर आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो अगर आप सेटिस्फाइड हुए तभी जाके आप क्या बोलेंगे, सर हमने फाउंडेशन क्लियर कर ली है, अब क्या आईपीसीसी या जो आगे की क्लासेस होगी उसमें आप अकाउंट्स करवाते हो, मैं बोलूंगा हाँ करवाता हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरा क्या होता जाएगा, नाम होता जाएगा। तो जनरली वो क्या होगी, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, जिसको मैं वैल्यू नहीं कर पा रहा, वो आप वैल्यू करवा रहे, ठीक है। तो उसकी मैं वैल्यू प्रॉपर नहीं लगा पा रहा, उसका अमाउंट मैं नहीं बता पा रहा, तो वो जनरली सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। तो एक कंपनी अपना नाम क्या करती है, धीरे धीरे हार्ड वर्क, ऑनेस्टी से कमाती है, जिसके थ्रू जो कस्टमर है बार बार उसी फॉर्म में आने की करता है, जिसके थ्रू फॉर्म को फ्यूचर में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो देखो यही बोल रखा है, इट इज वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ फॉर्म विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फॉर्म इन द सेम ट्रेड। तो अगर मेरा फर्नीचर का काम है और सेम अगर ऐसी इंडस्ट्री 10% रिटर्न कमा रही है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहा हूँ, मैं 15% रिटर्न कमा रहा हूँ, मैं 20% कमा रहा हूँ, तो किसकी वजह से, क्योंकि मेरा नाम है, मेरी एक अच्छी रेपुटेशन है। ओके, अब देखिए यार रखना, इसकी एक बुक कवर कर लेता हूँ। जैसे ये बुक है, तो बुक में जो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कवर करेंगे, तो बोल रहा है कि जब भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो उसकी नीड क्यों अराइज होती है, क्योंकि जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, नया पार्टनर एडमिट होता है, या कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है, या जब बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है या सोल्ड हो जाता है। मर्जर भी बोल सकते हैं कि एक फर्म दूसरे में मिल जाती है, या जब आप अपने बिजनेस को बेच देते हो तो गुडविल के वैल्यूएशन की नीड होती है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इसके 3 मेथड होते हैं जो आज हम कवर करेंगे। पहला कवर करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कवर करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट कौन सा, ईयर्स परचेज वाला, जिसमें सिंपल और वेटेड आएगा। फिर सुपर प्रॉफिट कवर करेंगे जिसमें ईयर्स परचेज भी आएगा, एन्युटी भी आएगा और कैपिटलाइजेशन भी आएगा। फिर कैपिटलाइजेशन तीसरा मेथड जो कि एवरेज प्रॉफिट वाला होगा। देखो हम फाउंडेशन के हिसाब से ही चलेंगे, आप जो 12th के हिसाब से अपने सीबीएसई एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हो, अगर वैसे आप अकाउंटिंग एंट्री करने लग गए तो आपका इसमें गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आंसर शीट होगी
एक एग्जामिनर के पास, तो उसके पास फाउंडेशन की तरह होगी, यानी फाउंडेशन से रिलेटेड होगी, न कि 12th से रिलेटेड। तो आपको लॉजिकली चलना पड़ेगा और आपको बुक के अकॉर्डिंग ही कवर करना पड़ेगा। इसलिए मैं बुक के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा हूँ, 3 मेथड लेके चल रहा हूँ। पर सबसे पहले एक बार हल्का हल्का थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। गुडविल क्या होती है, एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। क्यों? क्योंकि इसको देख नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको महसूस नहीं कर सकते हैं, ये फिजिकली आपको नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी ये रियल होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलते हैं कि अगर मैंने किसी का बिजनेस खरीदा तो मैंने उसको ज्यादा पेमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस की नेट असेट क्या है, नेट असेट्स क्या होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ओके, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब मैं उसकी वर्थ देख के बता रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं कि अपने दोस्त को, यार ये सामने वाली बिल्डिंग है, इसकी वर्थ तो 50 लाख की होगी, यानी इसके बिजनेस की वर्थ, ठीक है ना। पर सामने वाला आके उसको 60 लाख देने के लिए तैयार है, तो एक्स्ट्रा कितने देने के लिए तैयार है, 10 लाख। तो उस केस में उसने वो गुडविल खरीदी, तो परचेज्ड गुडविल की एंट्री की जाती है, यानी इसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है या सेलेबल वैल्यू है, तभी जाके एंट्री की जा सकती है। आपको पता है कि आपका बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन अगर उससे ज्यादा कमा रहा है, एक्सेस कमा रहा है, तभी आपकी गुडविल होगी। पर गुडविल क्यों होगी? लोकेशन की वजह से, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, आपके पास कोई ना कोई राइट है, आपने कोई इन्वेंशन कर रखा है तो आपके पास कोई पेटेंट राइट है, आपकी खुद की पर्सनल रेपुटेशन हो सकती है, उसके थ्रू भी आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो बहुत सारे फैक्टर है जिसके वजह से क्या होता है, आपकी गुडविल बनती है, जिसको देखो मैंने खुद की बुक में भी कवर कर रखा है, यानी खुद की नोट्स बोल सकते हैं, उसमें कवर कर रखा है। तो एक एक करके पहले हल्के से फीचर कवर करते हैं, फिर मेथड्स की तरफ आ जाएंगे। अब देखो फीचर क्या बोल रखा है, ये एक इंटेंजिबल असेट होती है, इसका मतलब गुडविल को देख और छू नहीं सकते, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये बाकी इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है, क्योंकि ये किसी अधिकार को बिलोंग करती है, यानी राइट को बताती है कि आपने कुछ खरीदा, जैसे आपने गुडविल खरीदी तो किसी का बिजनेस खरीदा। अब मैंने बताया था उसकी वर्थ 50 लाख है, लेकिन आपने 60 दिए, तो आपने 10 लाख एक्स्ट्रा किसके दिए, गुडविल के दिए। ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है, ये आपको एक्सिस प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। यार ना, गुडविल बढ़ती है तो डिक्लाइन भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है, आपकी गुडविल भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे अर्निंग कम होती जाएगी तो गुडविल भी कम होती जाएगी। तो जनरली सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आएगा, जो आगे समझाऊंगा। और यार ना, कि ये वैल्यूएबल तभी होती है जब आप सारा बिजनेस बेचोगे, तभी गुडविल को वैल्यू किया जा सकता है। अगर आप पार्ट बेच रहे हो तो उस केस में गुडविल का पार्ट नहीं आता। हाँ, एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि एडमिशन के समय क्या होता है, एक पार्टनर गुडविल लेके आता है, या रिटायरमेंट के समय जो पार्टनर है वो गुडविल लेके जाता है, तो वो एक्सेप्शन हो गया। वरना क्या होता है कि गुडविल जब भी देखोगे, वैल्यू करोगे, तो जब पूरे बिजनेस को बेचोगे तभी वो वैल्यू हो पाएगी। फिर आपको बोल रहा है कि भाई गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं बिजनेस के, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका बिजनेस अफेक्ट होता है। तो आपकी गुडविल भी क्या होती है, मैंने बताया था 4th पॉइंट में, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो वो चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि नीड क्या है, गुडविल को वैल्यू करने की नीड क्या है। सीधी सी बात, मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनर आया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, जैसे ए और बी है 3:2 में, सी को 1/5 के लिए एडमिट। अब आपको पता है कि ए और बी का जो पूरा नया हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने हिस्से का क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, किसके फेवर में, सी के फेवर में। तो सी कंपनसेशन के फॉर्म में क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। अब वो गुडविल लेके आएगा तो वो कैसे वैल्यू की जाएगी, तो फर्म की गुडविल में से भी वैल्यू की जा सकती है कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो तब क्या होता है, गुडविल वैल्यू करने की नीड होती है। जब पार्टनर रिटायर होता है, पार्टनर की डेथ होती है, बिजनेस मर्ज हो जाता है, बिजनेस को बेच दिया जाता है, तो यहाँ पे देखो यही बोल रखे हैं, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ऑन रिटायरमेंट और डेथ, व्हेन अमालगमेशन ऑफ टू फर्म टेकन प्लेस, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। इस तरीके से आता है। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ इस तरीके से जल्दी, क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल पे आप इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो वहां पे आपके होश उड़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पूरा होना जरूरी है, याद रखना। अब आपको बोल रहा है कि क्या क्या फैक्टर आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ये कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में बाद में आएंगे, पहले गुडविल को वैल्यू करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रह जाएगा वो बाद में कवर करेंगे। कुछ हल्के से पॉइंट बता देता हूँ, 7-8 पॉइंट है, कवर हो जाएंगे सिंपल से।
देखो आपके बिजनेस की गुडविल को क्या अफेक्ट करेगा, गुडविल बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, अगर आप क्वालिटी गुड्स बेचते हो, अगर आपकी खुद की पर्सनल रेपुटेशन अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक बिजनेस है, उसमें एक सेल्समैन है, तो एक लड़की आती है बोलती है कि भैया वो सेल्समैन क्या है, यानी नाम लेके बोलती है कि भैया वो कहाँ, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि चिराग चिराग सेल्समैन है, तो एक लड़की है बोली भैया वो चिराग कहाँ है, मुझे क्या करने हैं, उनसे ही लेने कपड़े, क्योंकि वो बहुत अच्छे कपड़े क्या करते हैं दिखाते हैं, और वो क्या करते हैं प्रॉपर वैल्यू देते हैं। समझ गए। अब वो अगर सेल्समैन छोड़ के चले गया तो हम बोल सकते हैं कि कुछ कस्टमर नाराज होकर क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, हमारे बिजनेस में आएंगे ही नहीं, और जहां पे वो सेल्समैन चले गया वहीं पे चले आएंगे, यानी जहां पर सेल्समैन गया वहां पे ही कस्टमर उसके पीछे चले गए। तो अगर आपकी पर्सनल रेपुटेशन होगी तो कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो एक होती है बिजनेस की गुडविल, यानी जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल गुडविल, और एक होती है पर्सनल गुडविल। इंस्टीट्यूशनल का तो मतलब क्या हो गया, जैसे पूमा, नाइकी, एडिडास, एप्पल। तो आपको पता है कि अगर एप्पल कंपनी के सीईओ की डेथ भी हो जाएगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एप्पल का नाम है, ब्रांड का नाम है, तो वो क्या होती है इंस्टीट्यूशनल गुडविल होती है। लेकिन अगर मैंने बोला कि डेथ हो गई और उससे कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर गई, कुछ समय तक बिजनेस क्या हुआ बहुत ज्यादा अफेक्ट रहा, तो वो पर्सनल रेपुटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो वो पर्सन की खुद की क्या होती है, रेपुटेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पर्सन क्या कर रहा है, उस कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। फिर साथ में बोल दिया द लोकेशन ऑफ द बिजनेस प्रमाइसेस, दैट इज ए गुड पोजिशन इन ए कंजस्टेड मार्केट। अब आपको पता है कि चलता हुआ मार्केट होना चाहिए, जहाँ पे आसपास लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि कस्टमर आप तक रीच कर सके। अब ये थोड़ी कि मैं एक गांव सुनसान जगह पे क्या करूंगा, एक कपड़े की दुकान खोल दूंगा, नहीं, ऐसी जगह खोलूंगा जहां पे मार्केट चलता फिरता है, लोग क्या करेंगे, मेरे गुड्स को वैल्यू देंगे। फिर आपको बोल रहा है पोजीशन ऑफ नियर मोनोपोली राइट। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार। इसका मतलब मैं एक सिंगल सेलर हूँ उस सेगमेंट में, या मेरे पास कुछ क्या है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो मेरे पास पेटेंट या ट्रेडमार्क होने की वजह से एक मोनोपोली राइट आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया में मैं ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, तो मेरा एक मोनोपोली राइट है, ऐसे हो गया। तो बोल रहा है मेन एजेंट फॉर ए पर्टिकुलर व्हीकल, जैसे मैंने मारुति की क्या कर दी, एजेंसी ले ली, तो मेरे पास ही राइट है। मैंने बजाज स्कूटर की एजेंसी ले ली तो मेरे पास ही राइट है। फिर मैंने ट्रेडमार्क खरीद लिया, पेटेंट खरीद लिया, तो मेरे पास ही राइट है, और मेरी परमिशन के बिना कोई इसको बेच नहीं सकता। मेरे पास एक मैनेजरल स्किल है, मैं बोल सकता हूँ एक सेल्समैन, उसके पास क्या एक एबिलिटी है कस्टमर को अट्रैक्ट करने की, तो वो सेल्समैन ही कस्टमर को खुश कर सकता है, ओनर भी नहीं कर सकता। तो आपके पास अगर एक मैनेजरल स्किल है तो आपके बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी होगी। कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच अनेबल द प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट एंड ऑफ गुड क्वालिटी। अगर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी है तो आगे आने वाले टाइम पे क्या होगी, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम रहेगी और आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लो कॉस्ट होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल। क्या पता गवर्नमेंट से हमें कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या किसी ऐसी कंपनी से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो हमें ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। हमारे पास वो रॉ मेटेरियल अवेलेबल हमारे पास ही होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी मैन्युफैक्चर होगा फिनिश गुड्स का, वो रॉ मेटेरियल हमसे ही लेके जाएगा, तो हमारे पास क्या उसका पोजीशन है, तो एक गुडविल हमारी अच्छी बनेगी। तो गुडविल दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, एक होती है परचेज और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। मैंने आपको बताया था कि परचेज क्या होती है, जिसकी वैल्यू लगाई जाती है, जिसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी बिजनेस की वर्थ पता कर पा रहे हो और सामने क्या कर पा रहे हो, उसकी वैल्यू लगा पा रहे हो और उसको बेच पा रहे हो। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे किसी का बिजनेस में खरीद रहा हूं, तो मैंने बताया था उसकी नेट असेट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसकी नेट असेट्स 10 लाख की है, लेकिन मैं उसको जो परचेज कंसिडरेशन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 15 लाख। तो जो मैंने एक्स्ट्रा 5 लाख दिए वो किसके दिए, गुडविल के, तो उसकी मैं एंट्री कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने खुद अपना बिजनेस धीरे धीरे डेवलप किया तो उसकी वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती रहती है, उसको एस्टिमेट करना मुश्किल है, तो उसे बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, याद रख लेना। ये सारी चीजें बोली जाती है, तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट मैंने 15-20 मिनट का थ्योरेटिकल बता दिया, अब इसको कवर करेंगे क्या वीडियो के एंड में। अब आ जाते हैं क्या मेथड्स की तरफ। ओके, एक मिनट। हम्म, एक मिनट।
मैं वही सोचूं कि मेरा कंटेंट कहाँ गया। जब तक आए मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ ये रहा, देखो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं सोचा कहाँ गया, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। एवरेज प्रॉफिट बेसिस सिंपल एंड वेटेड, सुपर प्रॉफिट बेसिस जिसमें 3 होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एन्युटी बेसिस और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और तीसरा होता है एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट बेसिस क्या होता है, इसमें सिंपल और वेटेड क्या होता है, फिर सुपर प्रॉफिट क्या होगा जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर होगा, जिसमें भी अलग अलग मेथड है, पहला ईयर्स परचेज, दूसरा एन्युटी और तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा। फिर तीसरा जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे है। अब आप बोलोगे सर हमने तो अपने स्कूल टाइम पे ऐसे पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसने ऐसे क्यों दे दिया? सर हमने तो एन्युटी पढ़ा ही नहीं था स्कूल टाइम पे, कईयों ने नहीं पढ़ा था सीबीएसई में, तो कोई बात नहीं, इस बार पढ़ लोगे, सिंपल है, समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने किसके हिसाब से कवर किया है, देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि जरूरत क्यों महसूस हुई गुडविल की, वो आपने सीख लिया। फिर उसके बाद आप देखो ये रहे मेथड्स, तो यही मैंने कवर किए हैं तीनों के तीनों, ओके, लेकिन थोड़ा अपनी स्टाइल में कवर किए हैं, तो आपको दिख जाएंगे कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान के चलिए कि अभी तो देखो जैसे 2024 चल रहा है, ये आपको पता ही है। अब मैं बोलूँ कि पास्ट में आपने 2021, 2022, 2023 में प्रॉफिट कमाया। अब आप गुडविल को वैल्यू कर रहे हो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। मान लो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में बोल रखा है कि 4 ईयर्स के बेसिस पे गुडविल निकालनी है, लेकिन क्या पास्ट जो आपके एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो 3 ईयर्स का निकालना है। तो 3 ईयर्स क्या है, 21, 22, 23। अब इसका प्रॉफिट अगर आपको दे रखा है, देखो जैसे 50, 60, ढंग से सुनना तभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा आप ध्यान देना। देखो तीनों का टोटल मिला के कितना बन रहा है सर, 1,50,000 बन रहा है, ओके। अब 1,50,000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 50,000। तो आपने जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना कमाया, 50,000 कमाया, समझ गए। अब एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो आपकी गुडविल कितनी निकल के आई सर, 50,000 इंटू 4, 2 लाख निकल के आई। लेकिन अब देखिए ये नॉर्मल है। अब मान के चलिए कि किसी साल कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, आपको क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस, मान लो लॉस बाय फायर। अब ऐसे मान के चलो कि आपको लॉस जो हो गया वो 2022 में 50,000 का हो गया लॉस, ओके। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका प्रॉफिट क्या था, 50,000 था, 60 था, 40 का था। अगर आपको लॉस हुआ था तो वो लेस होके आपका प्रॉफिट ओनली कितना रह गया था, 10,000 रह गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका एवरेज कैलकुलेट करोगे तो कितना हुआ, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 40 1 लाख, ओके। अब 1 लाख को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आप क्या बोलोगे, 33,333 आ गया। तो पहले जो 50 का एवरेज प्रॉफिट था वो तो एक्चुअल था ना, क्योंकि क्या हर साल आपको एबनॉर्मल लॉस होता है, नहीं, किसी पर्टिकुलर ईयर में होता है। लेकिन हम अपनी फ्यूचर की अर्निंग को कंसीडर करना चाहते हैं, जिसके लिए हम पास्ट के प्रॉफिट को देख रहे हैं, और पास्ट के प्रॉफिट में हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअल एवरेज देख रहे हैं, हमेशा रखना एक्चुअल एवरेज। तो क्या ये आपको एक्चुअल दिख रहा है, नहीं, क्योंकि आपका प्रॉफिट देखो कैसे चल रहा था, ऐसे जिग-जैग चल रहा था, और अचानक से सर्टेन नीचे चले गया, फिर अगले साल वापस से सही हो गया। अब ये नीचे क्यों गया, क्योंकि आपका था लॉस बाय फायर का केस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से ऊपर जाना पड़ेगा ताकि आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकले। तो फिर आप वापस से इसको क्या करोगे, सही कर लोगे। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि किसी साल अगर आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, वो किसकी वजह से होता है, किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से होता है, एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो सकता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो चीज लेस है उसको वापस से क्या कर दो, ऐड कर दो। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होगा, क्या बोलेगा, आफ्टर एबनॉर्मल लॉस या आफ्टर कोई भी स्पेकुलेशन लॉस, ये बोल देगा। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, बिना डिलीवरी के कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया, बिना डिलीवरी। स्पेकुलेशन मतलब ये नहीं होगा क्रिकेट में सट्टा लगा दिया। स्पेकुलेशन का मतलब जनरली क्या हुआ, आप जिस गुड्स में डील करते थे तो आपने शेयर मार्केट में, या बोल सकते हैं कि डिलीवरी मार्केट होता है, फ्यूचर का, फॉरवर्ड का, जैसे भी है, क्योंकि ये जनरली फाइनल का कॉन्सेप्ट होता है, आईपीसीसी का कॉन्सेप्ट होता है। अभी तो आप शॉर्ट में ये समझो कि मैंने कोई भी एग्रीमेंट किया
जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि मैं आज एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि कोई चीज़ मैं 50 में खरीद रहा हूँ, लेकिन वो 1 महीने बाद तय होगी। तो अभी तो मैंने 50 रुपए की रेट तय कर दी, अब 1 महीने बाद वो जो डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी रेट हो गई 40 की, पर मैंने अभी तय कर लिया था कि मैं 50 में खरीदूंगा, तो मुझे 10 रुपए पर यूनिट का लॉस हो गया। तो उसे बोलते हैं स्पेकुलेशन लॉस, क्योंकि मैंने आज ही उसका एग्रीमेंट कर दिया और 50 में खरीदने के लिए तैयार हो गया, जबकि 1 महीने बाद तो उसकी एक्चुअल में रेट कितनी हो गई 40, लेकिन मैंने आज ही एग्रीमेंट कर दिया, तो स्पेकुलेशन का लॉस हो गया। तो ये क्या बता रहा है, जो 50, 10, 40 है, तो मान के चलो आप क्या बोलेंगे 2021, 2022, 2023, तो 50,000, 10,000 और 40 है, ये प्रॉफिट है। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब आपको एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके एबनॉर्मल लॉस है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉस कितना था 50, तो ये आपको ऐड करना पड़ गया, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया 50, 60 और 40। अब इन तीनों का टोटल करके आप देखोगे तो कितना हो गया सर, वापस से ठीक हो गया 150 और अपॉन 3 करा तो वापस से आ गया 50। तो सर जो 33,333 हो गया था, इसको वापस से हम क्या करके लेके आ गए, एक्चुअल प्रॉफिट तक लेके आ गए। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, आपकी एबनॉर्मल इनकम भी होती है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट, इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या गवर्नमेंट के बॉन्ड। अब आपको पता है कि आपका बिजनेस है कपड़े का, फर्नीचर का, कोई भी बिजनेस है, लेकिन आपके पास पैसा पड़ा है, तो आपने क्या कर दिया, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए। अब गवर्नमेंट के बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट है, आपने 1 लाख के बॉन्ड खरीद लिए, उस पर 10% इंटरेस्ट क्या है, 10,000 की इनकम है। तो क्या है, आपकी बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, नहीं, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट को नहीं दिखा रही। तो अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसको लेस कर दो, तो ये बोलता है एबनॉर्मल इनकम को लेस कर दो। तो देखो आपका प्रॉफिट ऐसे सही चल रहा था और किसी साल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख गया, तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख गया, जो गलत हो गया। फिर अगले साल प्रॉफिट वापस से सही हो गया, तो इसकी वजह से आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो क्या दिख रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इसको आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हमें कहां पे आना पड़ेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की तरफ आना पड़ेगा। तो ये यही बोलता है, इसका मैं फॉर्मेट बना के बता देता हूं कि आपका कैसे होता है। इस पेज पे आता हूं, तो देखो मान के चलो कि आपको ईयर दे रखे हैं 2021, 2022, 2023, एक एग्जाम्पल कर लो और क्या। अब देखो पर्टिकुलर्स आपने कर दिया, अब आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है वो लिखना है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एबनॉर्मल लॉस है वो क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। ओके, तो मैंने प्लस कर दिए। जो भी एबनॉर्मल गेन है, देखो माइनस क्यों करें, मैंने बताया वापस से नॉर्मल पोजीशन पे पहुंचना है, क्योंकि आप जब पास्ट ईयर के प्रॉफिट देखोगे और अभी के फ्यूचर के प्रॉफिट देखोगे तो सिमिलरिटी होनी चाहिए कि भाई धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली, और जिग जैग चल रहे हैं, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ है तो वो वेटेड एवरेज कहलाएगा, या अगर आपका प्रॉफिट कम होता हुआ है वो भी वेटेड एवरेज कहलाएगा। तो या तो प्रॉफिट बढ़ता होना चाहिए, कम होता हो, वेटेड एवरेज के लिए। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या सीखना है, पहले एवरेज सीखना है, उसके बाद ही तो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज पढ़ेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और साथ में जो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या जो आपके बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, उससे जो इनकम हुई वो भी आपको लेस करनी पड़ेगी। तो ये आप ऐड करोगे, और ये जो पार्ट है आप क्या करोगे, लेस। किसी भी ईयर का, जरूरी नहीं है हर ईयर का है, मैं तो ऐसे ही फॉर्मेट बना रहा हूं, तो ये आपको लेस करना पड़ेगा। तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकल के आएगा। अब इसके बाद देखो आपका प्रॉफिट क्या है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका प्रॉफिट ऐसा आ रहा है 40, 50, फिर आ गया 30। तो देखो प्रॉफिट पहले बढ़ा फिर कम हो गया, तो क्या ये बढ़ता हुआ है प्रॉफिट, नहीं, ये जिग जैग है, प्रॉफिट बढ़ा फिर कम हो गया, इस तरीके से चल रहा है, तो उसे बोलेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तब क्या होता है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट का टोटल होता है और डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर। तो क्या निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में कौन सा निकालेंगे, सिंपल। सिंपल का मतलब क्या हो गया, टोटल या सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन क्या कर देंगे, बताइए जल्दी। वो तो आप बता ही दोगे, कमेंट सेक्शन में आपको पता होगा तो बोल देना यस सर पता है, और ज्यादा से ज्यादा मैंने क्या बताया, वीडियो शेयर जरूर करना। डिवाइड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, इस तरीके से कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स या सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, इस तरीके से कर लेना। फिर आपको पता है गुडविल निकल के आएगी, तो गुडविल कैसे निकल के आएगी, सर सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्योंकि आपका ये वाला मेथड है।
अगर आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है तो वो तो बात की बात है। अभी हम कौन सा सीख रहे हैं सर? अभी आपने बताया कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, उसके बेसिस पे क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बेसिस पे गुडविल निकालनी है। तो ये किसकी निकलेगी सर? फर्म की। ये किसी पर्सन की नहीं निकलेगी, पार्टनर की गुडविल इसके बाद निकाली जाती है कि पार्टनर गुडविल कैश में लेके आया, तो पहले आपकी फर्म की गुडविल दे रखी होगी, या गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा। ओके, अब अगर आप वेटेड एवरेज की बात करोगे तो कैसे आएगी? मान लो पहले ईयर का 40 दे रखा है, दूसरे ईयर का 50, तीसरे ईयर का 60, या दूसरा हो सकता है पहले ईयर का 40, दूसरे का 30 और तीसरे का 20। तो या तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ होगा या प्रॉफिट गिरता हुआ होगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। तो क्या लगेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब याद रखना, जो लेटेस्ट प्रॉफिट है, जो बढ़ता हुआ है, उसको ज्यादा वेट दिया जाता है। तो जनरली ट्रेंड क्या चल रहा है? अगर प्रॉफिट बढ़ता हुआ है तो कम प्रॉफिट को कम वेट। तो मैं आपको बोलूं कि अगर मेरा प्रॉफिट 40 था, 50 था और 60 था एडजस्टमेंट के बाद, तो इसको 1 वेट दे दिया, इसको 2 दे दिया और इसको 3 दे दिया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या निकल के आएगा? प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वेट दे रखा होगा, यहाँ पे आपने प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाला होगा। ओके, तो देखो कितना निकल गया, 40,000 इंटू 1, 50 इंटू 2, 1 लाख, और 60 इंटू 2, 3, 180 निकल के आ गया। जब इन तीनों को आप टोटल करोगे तो ये टोटल बनेगा 1 लाख प्लस 180, 280, 280 प्लस 40 कितना हो गया? 320। 320 को जैसे आप क्या करोगे, डिवाइड किससे करोगे? 3 से नहीं करना, 3 ईयर से नहीं करना, वेट से करना है। तो वेट कितना है 3 साल का? 6। इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी निकल के आया ये आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेके नहीं आया, वैसे मुझे पता चल गया इसका आ जाएगा 53,333.33। इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है कैलकुलेट करना। अब यही पार्ट आपको हम इसमें बता रहे हैं कि भाई एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स। तो जैसे क्वेश्चन में बोल रखा होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, 3 है, इस तरीके से गुडविल निकल के आ जाएगी। अब देखो क्या बोल रहा है, एक बायर हमेशा अपने फ्यूचर प्रॉफिट को एस्टिमेट करना चाहता है। फ्यूचर प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? पास्ट ईयर के प्रॉफिट पे, यानी एवरेज परफॉर्मेंस जो पास्ट में हुई है। पास्ट प्रॉफिट इंडिकेट एज टू व्हाट प्रॉफिट्स आर लाइकली टू एक्रू इन द फ्यूचर। आपको बताया कि पास्ट प्रॉफिट ये बताएंगे कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए पास्ट प्रॉफिट को एवरेज करना पड़ता है, और एवरेज के बाद क्या करना पड़ता है वो भी बताऊंगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट द प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो इसका मतलब एडजस्ट करना पड़ता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि देखो मैंने आपको ये बताया था कि एक साल प्रॉफिट 40 है, पर एक साल आपको लॉस दे दिया 20 का, फिर एक साल वापस है प्रॉफिट सही हो गया, फिर 30। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट कितना अच्छा था, लेकिन ये एबनॉर्मल ईयर आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस था जिसको लेस कर दिया। तो पता चला कि भाई एक कोई 80,000 का लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर, तो जो लेस किया था, अब वापस से ऐड करके देखो तो माइनस के 20 में वापस से एबनॉर्मल लॉस प्लस करोगे तो आपका 60 आ गया। अब देखो कितना सही हो गया, 40, 60, 50, 30। तो हम बोल सकते हैं कि अब फ्लक्चुएशन सही हो गई, तो हम एक्चुअल एवरेज की तरफ बढ़ के आ गए। तभी क्या बोल रहा है कि जब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो फॉलोइंग फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। एबनॉर्मल इनकम जो कि डिडक्ट की गई है, सॉरी एबनॉर्मल इनकम जो कि ऐड की गई है उसको क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस जो कि लेस किया गया उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसको ऐड किया गया है उसको वापस से लेस करना पड़ेगा। तो याद रखना, एबनॉर्मल इनकम और ये फर्स्ट और थर्ड, इसको क्या करेंगे? लेस, क्योंकि ये ऐड थी, इसको वापस लेस कर देंगे। और एबनॉर्मल लॉस जिसके थ्रू बिजनेस क्या कर रहा था? एवरेज प्रॉफिट कम दिखा रहा था, क्योंकि लॉस होने की वजह से हमने एवरेज प्रॉफिट कम कर दिया, लेकिन हमें वापस से क्या करना पड़ेगा? इस लॉस को ऐड करना पड़ेगा। तो उल्टा सोच लो, ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? या तो यही निकल के आ जाएगा, यही हमारा एक्चुअल एवरेज होगा, लेकिन कई बार एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आगे सही निकल के आता है। कैसे? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के बाद और भी एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। मान के चलो मैंने किसी कंपनी या मैंने फर्म को खरीद लिया, अब मुझे लगता है कि मैं अकाउंटेंट हूं, जिस फर्म को मैंने खरीदा वहां के अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, तो उसको मैं हटा दूंगा। तो पास्ट एक्सपेंसेस नॉट रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो अगर वो कंपनी जो फर्म चला रही थी या वो जो बिजनेस चला रही थी, तो वहां पे वो अकाउंटेंट रख के बैठी थी, अब मुझे अकाउंटेंट की जरूरत ही नहीं है, तो मैं जो अकाउंटेंट को सैलरी देता 5,000 इंटू 12, मान लो 60,000, तो वो मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कितने बचेंगे? 60 बचेंगे। तो मैं अपने एवरेज प्रॉफिट में 60,000 ऐड करूंगा।
इसी तरीके से मान लो मैं कहीं पे काम करता था तो मुझे सैलरी मिलती थी कितनी, 10,000 की, लेकिन मैंने किसी का बिजनेस खरीद लिया, अब मैं बिजनेस चलाऊंगा तो मैं वो सैलरी अर्न नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में क्या हो गया, पास्ट रेवेन्यू नॉट लाइकली टू बी अर्न इन द फ्यूचर, मुझे फ्यूचर में वो रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं, तो वो लेस करूंगा क्योंकि मेरा लॉस हो गया। वैसे ही मुझे कोई एडिशनल इनकम लग रही है कि एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में होगी तो ऐड कर दूंगा, और मुझे लग रहा है कि कोई एडिशनल खर्चा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ सकती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फेयर रेम्यूनरेशन है, सैलरी आपने स्कूल टाइम पे भी किया हुआ है, तो अपन लेस करते थे क्योंकि हमें पता है कि जनरली वो हमें देनी है। कोई मैनेजमेंट की कॉस्ट हो गई जो कि शुड बी चार्ज बोल रखा होता था तो हमें देना है, तो हम क्या करेंगे, वो लेस करेंगे। हमें पता चला कि जिसका हमने बिजनेस खरीदा उसके स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं हो रखा था, अब हमें इंश्योरेंस फ्यूचर में कराना पड़ेगा, तो वो एडिशनल एक्सपेंस हमें करने पड़ेंगे। उसके बाद जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज मैंने बता ही दिया कैसे निकलता है, पहले आप एवरेज प्रॉफिट करोगे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, फिर एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। फिर इसके बाद देखो इलस्ट्रेशन 1 जो दे रखा है वो सिंपल एवरेज का ही दे रखा है, तो एक बार कवर कर लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और हाँ, ये जो आपको नोट जितने भी है वो आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां से जाके विद्यास्थल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको नोट्स क्या होंगे, जनरली पहले ही मिल जाएंगे, यानी जैसे ही वीडियो आपकी आएगी उससे पहले ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर नहीं मिले तो वो बाद में भी आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है, यहाँ पे चलते हैं, ठीक, एक मिनट, हाँ यही है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आरुल एंटरप्राइज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। तो देखो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और ईयर्स परचेज 2 है, यानी एवरेज प्रॉफिट के बाद जो गुडविल निकलती है तो उसमें इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, गलती से ये मत कर देना, इनटू 2 कर देना, ये तो सिर्फ डिवाइड के लिए काम आएगा, 3 years, समझ गए। एक मिनट इसको हटा देता हूं, तो ये ध्यान रखना जरूर। चलो अब आते हैं, ये बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 16, 17, 18, 46, 44, 50 रेस्पेक्टिवली। अब देखो ऐसी इनकम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्या होती है, जो कभी कभी होती है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या हर वक्त फिक्स्ड एसेट बेचते हो, नहीं, तो अगर किसी साल अगर आपने ऐड करके दिखा दी तो लेस करोगे। मैं आपको बोलूँ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट हुआ कि मैंने तो कोई क्या करा, बिना डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया और 50 रुपीज का लिया, ठीक है, खरीदने का, लेकिन एक महीने बाद उसकी परचेज की रेट हो गई 60, पर मैंने तो 50 में ही खरीदा, तो मुझे 10 रुपीज पर यूनिट का फायदा हो गया, और टोटल यूनिट कितनी थी 500, तो मुझे 5,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो उस फायदे को मैंने इनकम में जोड़ के दिखा दिया, जबकि वो तो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल तो है नहीं। क्या मुझे हर साल होता है, नहीं। क्या वो मेरा काम है, नहीं। तो नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होती, जो बिजनेस से रिलेटेड जनरली नहीं होती है, ये तो एडिशनल होती है। तो एबनॉर्मल इसलिए जनरली क्या है, इनकम को लेस किया जाता है एडजस्टमेंट के लिए, तो एबनॉर्मल गेन या इनकम को क्या करोगे, लेस करोगे। अब देखो कभी कभी गलतियां भी हो जाती है तो उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। गलती से हमने 2017 का स्टॉक क्या कर दिया, ज्यादा लगा दिया। अब सोचिए कि अगर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक फॉर्मेट बना लूं ट्रेडिंग का, तो आपको पता है कि आपकी क्या आती है सर, जीपी आती है, और सर पीएनएल से क्या आता है, नेट प्रॉफिट। एट द एंड तो नेट प्रॉफिट ही काम आएगा रिजल्ट के लिए। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, अब देखो फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक था 90,000, यहाँ लिख लेता हूँ, पर आपने उसको गलती से 1 लाख दिखा दिया, तो आपने कितना ज्यादा दिखा दिया, 10,000। अब मान लो कि आपका जीपी वैसे कितना था 40, लेकिन कितना आने लग गया 50, जिसके थ्रू मान लो आपका नेट प्रॉफिट आता 30, ठीक है, या मान लो आपका नेट प्रॉफिट आता 20, लेकिन कितना आने लग गया 30। तो क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू करने से आपका जीपी भी बढ़ गया और आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो फालतू बढ़ गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है इस साइड का, बाय साइड का, तो उससे प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, जीपी जीपी ज्यादा दिखेगा तो एनपी भी ज्यादा दिखेगा। तो नेट प्रॉफिट अगर आपका 30 है और उसमें 10,000 ज्यादा दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अब याद रखना ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो अगले साल क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब ओपनिंग स्टॉक बन गया 10,000 ज्यादा, 10,000 मतलब मान के चलो 1 लाख दिखा दिया, जबकि दिखाना कितना था, 90 ही दिखाना था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 90 दिखता तो ओपनिंग स्टॉक भी 90 दिखता। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके थ्रू खर्चा ज्यादा दिख गया, क्योंकि ओपनिंग साइड पे दिख गया मतलब टू साइड पे दिख गया, और टू साइड क्या होती है, एक्सपेंस की। अब एक्सपेंस ज्यादा दिख गया तो जीपी क्या होगा, कम आएगा। जीपी कम आएगा तो नेट प्रॉफिट भी क्या आएगा, कम। अब मान के चलो इस साल का नेट प्रॉफिट आपका आया 55,
तो इसमें क्या करोगे आप, आपको पता है कि इसके थ्रू प्रॉफिट कम आया तो वापस से क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो जब ओवर वैल्यूएशन होता है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखता है तो लेस कर दो। और जब आपको पता है कि अगर वो ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड है तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, जिसका मतलब क्या है, आपका खर्चा ज्यादा दिखने लग गया, एक्सपेंस ज्यादा दिखने लग गया, तो प्रॉफिट आपका क्या हो गया, कम। तो प्रॉफिट को वापस से क्या कर दो, बढ़ा दो। तो यही हम क्या करेंगे, यहाँ कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है प्रॉफिट आपका कितना है, 46, 44, 50 आपको दिख रहा है। अब देखो इसमें नॉन रिकरिंग इनकम है, ये इसने जनरली क्या कर दी, लेस कर दी, याद रख लेना। और जो क्लोजिंग स्टॉक है 2017 का, वो गलती से ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, जिसके थ्रू हमारा उस साल जीपी ज्यादा दिखने लग गया और एनपी भी ज्यादा दिखने लग गया। अब इसको हमें क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। अब आपको पता है कि जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है। इस साल लेस करेंगे तो अगले साल ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, लॉजिक बता दिया, क्योंकि वो एक्सपेंसेस के फॉर्म में यहाँ पे दिखने लग गया। अब जब एक्सपेंस दिखेगा तो जीपी कम दिखेगा, और जीपी कम दिखेगा तो एनपी कम दिखेगा। अब एनपी जानबूझ के कम दिख रहा है तो उसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगले साल उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस हो रहा है और यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो ये देखो कितना आ गया 41, ये कितना आ गया 34, और ये कितना आ गया 50 में 10,000 जोड़ दिए, ये आ गया 60। तो आपका ये प्रॉफिट नहीं है, आपका एडजस्टेड प्रॉफिट ये है। अब इसके बाद देखो आपका प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है या जिगजैग हो रहा है, 41 के बाद 34 गिर गया फिर बढ़ गया, तो इसका मतलब जिगजैग हो रहा है। और जिगजैग हो रहा है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो देखो 41,000 प्लस 34 प्लस 60 अपॉन 3, तो कितना आ गया 45। अब 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया 2 ईयर्स परचेज, तो इनटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो कितना आ गया 90,000 आ गया। ओके, ये आपका एक इलस्ट्रेशन हो गया। अब देखिए दूसरा इलस्ट्रेशन है, वो हम क्या करते हैं, ब्लैंक पेज पे करके देखते हैं, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन कवर था, यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं हो, आप खुद करोगे तो कैसे करोगे। तो देखो आपके सामने दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके पास पहले से ही पीडीएफ पड़ी हुई है तो वो आप देख लेना। उसके साथ मैं ब्लैंक पीडीएफ में इसको कवर करवा देता हूँ। देखिए पहले पढ़ते हैं क्या दे रखा है। बोल रहा है प्रॉफिट अर्न किया 30, 29 और 32, 16, 17, 18 का है। अब ढंग से सुनना, 2016 के प्रॉफिट में एक नॉन रिकरिंग इनकम है 3000 की, तो इसमें 30,000 में 3,000 इंक्लूड है जो कि नॉन रिकरिंग है, एबनॉर्मल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। फिर आपको बोल रहा है जो 17 का प्रॉफिट था 29,000, वो 2,000 से कम कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि माल आग से जल गया था, ड्यू टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर है, उसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस था तो लेस कर दिया था, तो वापस से क्या कर देंगे, ऐड। तो बी वाला क्या करेंगे, लेस, और सी वाला क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, फिर आपको बोल रहा है स्टॉक इंश्योर्ड नहीं था, क्योंकि हमने किसी का बिजनेस खरीदा होगा या हमारे पास पहले से बिजनेस चल रहा होगा, लेकिन हमने स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं कराया। पर हमें पता चला कि यार अब तो इंश्योरेंस करवाना चाहिए स्टॉक का फ्यूचर में, और इंश्योरेंस प्रीमियम एस्टिमेट किया गया 5600 पर एनम। अब आपने शुरू में क्या पढ़ा था कि यही कि therefore the past profit are average, but before calculating the average profit, the profit earned in the past must be adjusted in the light of future expectation। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि फ्यूचर में होने के चांस है तो हम लेस कर देंगे। तो हमें पता है कि हमें इंश्योरेंस देना पड़ सकता है, तो हम क्या कर देंगे, वो लेस कर देंगे। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। चलो यही बता देता हूँ, सिंपल सा निकलेगा। आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना है, याद रखना, ठीक है। तो 2016, 2017 और 2018 कितना है सर, 30,000 है सर, 29,000 है और 32 है, समझ गए। अब प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दे रखा है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो एबनॉर्मल इनकम है वो लेस कर देंगे। तो एबनॉर्मल इनकम कितनी है सर, 3,000 की है 2016 में, लेस कर दी। फिर आपको पता है कि जो सी पॉइंट है ये क्या है, लॉस बाय फायर, तो ये ऐड कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। ये 2017 में ऐड हो जाएगा, तो 2017 में कितना, 2000 ऐड हो जाएगा। फिर आपको पता है कि ये डी पॉइंट है, ये एवरेज प्रॉफिट के बाद निकल जाएगा, क्योंकि ये 5600 पर एनम है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रख लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता है कि मैनेजमेंट कॉस्ट लगने वाली है, क्या लगने वाली है, मैनेजमेंट कॉस्ट, पर वो हर साल अलग है, तो हमेशा एवरेज प्रॉफिट से पहले लेस करना, क्योंकि हर ईयर अलग है।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि देखो जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है 5600, अब हर ईयर सेम है, मैनेजमेंट कॉस्ट हर ईयर सेम है, जैसे आपको बोल दिया 4000 पर एनम, तो आप एवरेज प्रॉफिट के बाद निकालना। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल या 3 ईयर है, तो अगर हर ईयर मैंने बोल दिया मैनेजमेंट कॉस्ट सेम है, तो करके देखो 12, अब डिवाइड करोगे 3 तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। 5600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या प्लस कर दो और डिवाइड बाय 3 करो तो 5600 ही आएगा। तो सीधी सी बात है, इसको बाद में भी क्या कर सकते हो आप? एडजस्ट कर सकते हो। 1 मिनट में हटा देता हूं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे? एबनॉर्मल गेन की। एबनॉर्मल गेन हमने क्या कर दिया, 2000 जो पार्ट था आपका, मैंने एबनॉर्मल गेन बोल दिया क्या, सॉरी एबनॉर्मल लॉस, जल्दीबाजी में बोल दिया। एबनॉर्मल लॉस आप ऐड कर दोगे, तो मैंने आपको क्या बोला? एबनॉर्मल इनकम लेस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये एबनॉर्मल लॉस क्या है? लॉस बाय फायर, ये ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने ऐड किया तो 30 में से 3 गए, कितने बचे? 27। 29 में 2, 31 ऐड करना है ये। तो याद रखना, एबनॉर्मल इनकम जो ऐड थी उसको लेस करना है और एबनॉर्मल लॉस जो लेस था उसको ऐड करना है। तो एबनॉर्मल इनकम आपको पता है जो ऐड है उसको लेस करना है, क्योंकि वो जुड़ी हुई है पहले से ही। और एबनॉर्मल लॉस जिसको हमने 2000 से क्या कर दिया था? लेस कर दिया था, जिससे हमारा एवरेज प्रॉफिट सही नहीं आ रहा था, तो हमने वापस से क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 27, 31, 32 ये आपका हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके, समझ में आ गया। अब देखो नीचे बता देता हूं आपको क्या करना है। देखो प्रॉफिट 27, 31 और 32 आ गया। अब इन तीनों का आप टोटल कर लो। टोटल करने के बाद डिवाइड क्या कर दो? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने? 1, 2, 3। तो देखो क्या हो गया? 27, 31, 32 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 30,000। अब 30,000 मल्टीप्लाई नहीं करना 2 से, क्योंकि अभी भी एक और चीज बच गई कि स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं करवाया था। तो एस्टिमेट कितना है? 5600। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकला, सर हमारा निकला एवरेज प्रॉफिट कितना? 30,000। तो अब उसमें क्या करेंगे सर? उसमें कर देंगे माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम इन नियर फ्यूचर। आपको पता है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा? 5600 लेस करने पड़ेंगे। तो देखो 30 में से 5600 लेस किए तो कितना आ गया? 24,400। अब इसको आप बोल सकते हो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो वैसे आपका एवरेज प्रॉफिट ही एक्चुअल एवरेज होता है, लेकिन अगर आपको आगे भी फ्यूचर के कोई एडजस्टमेंट दिख गए कि पार्टनर को सैलरी देनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, या हमारी फ्यूचर में कोई इनकम होगी होगी तो ऐड कर लेना, अगर कोई खर्चा होगा तो लेस कर देना। या एक्सपेंस था इसलिए लेस कर दिया, तो आपका कितना है? 24,400। अब उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इनटू 2 ईयर से, तो ये आ गया 48,800। तो आई होप आपको अभी तक का समझ में आ गया होगा सारा पार्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वैसे आज सारा कवर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया 1 आवर 15 मिनट से लेकर 30 मिनट की क्लास रहेगी, तो उसमें सारा कवर हो जाएगा। अब सर अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा तो उस केस में क्या करेंगे? भाई सिंपल एवरेज में तो जिग जैग चल रहा था, एडजस्टमेंट क्या किया सर? जो भी एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड आइटम थे हमने ऐड कर दिए, और जो एबनॉर्मल इनकम या गेन से रिलेटेड थे हमने क्या कर दिया? उसका उल्टा कर दिया, लेस कर दिया। अगर कभी इन फ्यूचर इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ गया क्वेश्चन में, तो वो भी ऐड था तो लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एबनॉर्मल गेन या इनकम का पार्ट है, याद रख लेना। अब ये बोल रहा है कि इस मेथड में क्या करेंगे? हमें वेट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो जनरली बढ़ता हुआ जाता है। मोस्टली ट्रेंड जो रहेगा वो प्रॉफिट का बढ़ता हुआ रहेगा, वैसे घटता हुआ भी हो सकता है, उसमें वेट कम देते रहोगे। ये बोलता है जो भी प्रॉफिट बढ़ता रहता है तो हाईएस्ट प्रॉफिट को आपको हाईएस्ट वेट देना है। तो बोल रहा है हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू प्रॉफिट ऑफ मोस्ट रीसेंट ईयर। क्यों रीसेंट ईयर का प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रीसेंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, ये रहा। आप बताओ, ये थोड़ी रिसेंट ईयर है, रिसेंट ईयर तो ये है। अब देखो 20 के बाद 22, 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 28 हो गया। तो सीधी सी बात है, इसको वेट ज्यादा दोगे और इसको क्या दोगे? कम। तो वेट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ये थोड़ी बोलूंगा 0.5, 1, 1.5, ये दिक्कत करेगा। तो सिंपल देना है वेट। कैसे? 1, 2, 3, 4 ऐसे दे देना है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है। अब जब आपने वेट दिया तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? जिसको देखो इसने नाम क्या दे दिया? वेटेड प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसे तो बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। और डिवाइड बाय क्या कर दोगे? सम ऑफ वेट या टोटल ऑफ वेट्स, ऐसे कर सकते हो।
समझ गए? तो आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। अब सीधी सी बात है, ये हमेशा सिंपल एवरेज प्रॉफिट से अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आप लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट असाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये फ्यूचर में प्रॉफिट भी आपका अच्छा होगा और भी बढ़ता जाएगा। तो दिस मेथड इज प्रेफर्ड व्हेन प्रॉफिट ओवर द पास्ट ईयर हैव बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग और फॉलिंग। तो मैंने बताया था ट्रेंड क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ता हुआ होना चाहिए या प्रॉफिट कम होता हुआ होना चाहिए, या तो राइजिंग होगा या फॉलिंग होगा, याद रखना। अब इलस्ट्रेशन 3 है, वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया क्या बोल रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिटिंग ए न्यू पार्टनर, ए फर्म हैज टू डिसाइड टू वैल्यू इट्स गुडविल at 3 years purchase of average profit of last 4 year using weighted average method. Profit of past 4 year and the respective weight are as follows. एक मिनट रुकिए, इसको मैं बता देता हूं। ये हट गया। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है ना, देखो एरो से बढ़ता हुआ जा रहा है। वेट दे दिया, अगर ये वेट नहीं भी देगा तब भी आपको यही असाइन करना है। जैसे 5 ईयर है तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 मिलके कितना बनता है, 10 बनता है। लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसने यही करा, प्रॉफिट को वेट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या निकल के आ गया, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है वेटेड प्रॉफिट लिखो। तो ये आ गया प्रोडक्ट, इसका सम करना है, तो हम बोलेंगे टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट या टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसे कर लिया आपने, डिवाइड बाय क्या करोगे, टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है या टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना है, 2,48,000 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 10, तो आएगा 24,800। अब अगर एक बार आप सिंपल निकाल के देखते और वेट नहीं देते तो गलत क्या हो जाता, सर 20,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 28,000 डिवाइड बाय 4 करो, 80 88 90 कितना हो जाता, 94 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, 1 4 3 जा 12 2, हाँ तो क्या था 23,500। अब बताओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट आता 23,500, जबकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 24,800। तो फर्क हो जाता ना, कितने का फर्क हो जाता सर, 800 और 500, 800 500, 1300 रुपीज का फर्क हो जाता। तो तभी बोल रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, सुपीरियर है और उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो देखो क्या हो गया, गुडविल क्या निकलेगी 24,800 इंटू 3 क्यों, क्योंकि आपको बताया कि 3 इयर्स परचेज आपको बोला होगा, एट 3 इयर्स परचेज। लास्ट 4 ईयर का एवरेज है, तो 1 2 3 4, तो डिवाइड 4 करना है, डिवाइड 3 नहीं करना। मल्टीप्लाई 3 क्यों करोगे, क्योंकि 3 इयर्स परचेज है। आप बोलोगे सर 3 इयर्स परचेज क्या होता है, 3 गुना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 इयर्स परचेज तो 2 गुना, हमारी गुडविल जो है वो क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना है या 2 गुना है। तो यहाँ पे 3 इयर्स परचेज का मतलब क्या है कि आगे भी हमारा प्रॉफिट एक तरीके से बढ़ता जाएगा और हमारी गुडविल की जो वर्थ है, यानी हमारे बिजनेस की जो वर्थ है, वो जनरली 74,400 की है। ये आपका हो गया कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लेना, नीचे बता देना। आगे अगली क्लास में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो सुपर प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, एक्सिस प्रॉफिट। देखो अब लॉजिक समझो, 2 पार्टनर है, सुपर प्रॉफिट समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है। 2 पार्टनर है ए और बी, ए ने 5 लाख लगाए, बी ने भी 5 लाख लगाए, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आप बोलोगे सर इतना सिंपल, सर लेकिन अगर मान लो रिजर्व भी होते हैं इनके, जैसे फॉर एग्जांपल सर ए के पास जो रिजर्व था या बांटा गया था ए को, तो 20 दिया था और बी को दिया गया था 80, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल कैपिटल कितनी है 11 लाख की। मान लो कोई लॉस है सर, जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, तो सर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 30 और 20, तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ तो 11 लाख में से 50 माइनस कर दो, तो कैपिटल कितनी हो गई 10,50,000। समझ गए, इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, इंटरनल कैपिटल। अब ये कैपिटल अगर आपने बिजनेस में लगाई तो आपने क्या कमाया, एवरेज प्रॉफिट कमाया। जैसे पिछला एग्जांपल देख लो ना कि आपने बिजनेस में प्रॉफिट कितना कमाया था, ये क्योंकि आपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी थी और जब कैपिटल लगाई तो आपने 24,800 कमाए, तो ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। चाहे वेटेड एवरेज है, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल एवरेज के भी 2 टाइप होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। वेटेड कब आता है, जब वेट बढ़ता जाता है, यानी जब प्रॉफिट बढ़ता जाता है तो वेट भी बढ़ता जाएगा, यही तो है। जब प्रॉफिट कम होता जाएगा तो वेट भी कम होता जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज
प्रॉफिट। लेकिन याद रखो ये आपका क्या है, एक नॉर्मल टर्म में याद रखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है आपने कमाया। लेकिन अगर इसी पैसे को बाहर लगाते और आपका अगर बिजनेस मान लो फर्नीचर का है और फर्नीचर का बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करता है और 10,50,000 मार्केट के बाहर लगाता है तो वो कितना कमाता? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो नॉर्मल कमाता 20,000 प्रॉफिट, पर आपने कितना कमाया 24,800, तो आपने कितना ज्यादा कमाया? तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था 24,800, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट अगर कोई इसी पैसे को बाहर लगाता तो कितना कमाता? 20,000, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया? 4,800 कमाया। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमेशा क्या है, जो एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती उससे ज्यादा कमाया उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, एक्सिस प्रॉफिट। तो देखो क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है कि अगर आप अपने बिजनेस में जो पैसा लगा के बैठे हो उसको कहीं बाहर लगाते तो कितना कमाते? तो सीधी सी बात है उस केस में क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी। तो अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। मान के चलो ए और बी है, उन्होंने 5 लाख और 5 लाख लगाए, टिपिकल नहीं कर रहा, सिंपल बना रहा हूं। तो टोटल मिला के कैपिटल कितनी लगाई? 10 लाख। अब 10 लाख लगाई तो उन्होंने बिजनेस में कमाए मान के चलो एवरेज प्रॉफिट कमाया 1,50,000 का। ढंग से सुनना, यानी रियल कमा रहे हैं 150। लेकिन अगर इसी पैसे को यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को कहीं बाहर लगाते तो कितनी रिटर्न कमाते? क्योंकि उनका बिजनेस मान लो कपड़े का है और क्लोथ इंडस्ट्री की रिटर्न एवरेज कितनी है? 10%। तो अगर इसी पैसे को बाहर लगाते तो 1 लाख कमाते। लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस में लगाया तो एक्स्ट्रा कमाया ना 150, तो कितना एक्स्ट्रा कमाया? 50,000 एक्स्ट्रा कमाया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसलिए सुपर प्रॉफिट क्या बोला जाता है? इट इज द एक्सिस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो यही बोल रखा है, इट इज द एक्सिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कितना है? 50,000 है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है सर? 1 लाख है। कि अगर इसी पैसे को बाहर लगाते तो 1 लाख कमाते, लेकिन बिजनेस में लगाया तो 150 कमाया, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया? 50,000 कमाया। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? सर आपने बोला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो या टिपिकल दे रखी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो क्वेश्चन में या तो दी हुई होगी या ऐसे दी हुई होगी। देखना इसमें बोलेगा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और साथ में प्लस क्या बोल देगा? रिस्क प्रीमियम। अब मान लो क्वेश्चन में दे रखा है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 8% है, या आपको बोल रखा है गवर्नमेंट की, क्या बोल रखा होगा? गवर्नमेंट की रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्क फ्री होती है। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट फर्म में इन्वेस्ट किया जहां पे रिस्क हो सकती है तो वहां पे 2% आपकी रिस्क हो सकती है। क्या पता आपका बिजनेस फ्लक्चुएट कर रहा हो तो बहुत ज्यादा रिस्क होने के चांस है। तो जो आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया है क्या पता उसमें 2% डूबने के चांस हो। तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो 8% रिटर्न मिलती है, लेकिन अगर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क प्रीमियम कितना रहता है? 2% का, तो आप 10% कमा सकते हो। तो हम बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10% है। ओके, जरूरी है 10 आए, 15 भी आ सकती है, 14 भी आ सकती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैंने तो सिखा दिया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलती है। आपको पता है कि आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इस साइड क्या दे रखी है? आपको एसेट्स दे रखी है, इस साइड आपको क्या दे रखी है? लाइबिलिटीज दे रखी है और कैपिटल दे रखी है। अब कैपिटल किसकी दे रखी है? मान लो ए और बी की, पार्टनर की कैपिटल, फिर आपको रिजर्व दे रखा है और फिर आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है। आप बोलोगे सर आउटसाइड, भाई क्रेडिटर, बीपी, लोन, क्योंकि ये तो इंटरनल होती है ना, ये इंटरनल होती है और ये एक्सटर्नल होती है यार ना। तो अगर आप जो टोटल असेट्स दे रखी है, टोटल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर दो, तो मैंने क्या बोला? टोटल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। या दूसरा तरीका क्या है? जो ये कैपिटल है उसमें रिजर्व जोड़ दो, तो टोटल असेट्स में से लाइबिलिटी लेस कर दी तो बचा क्या? यही तो बचा, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो यहाँ पे यही बोल रखा है आपको कि कैपिटल में फ्री रिजर्व जोड़ देना। और अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स है, अगर कोई है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि फिक्टिशियस असेट्स क्या हो सकती है एक फॉर्म में? पीएनएल का डेबिट बैलेंस, जनरली यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। वो जनरली कंपनियों में होता है फिक्टिशियस असेट्स, अगर आपने पढ़ा हो तो, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, लॉस ऑन इशू, अंडरराइटिंग कमीशन। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा फॉर्म में? पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तो अगर वो है आप लेस कर देना। और फ्री रिजर्व में अगर क्या है? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गए, बहुत सारे रिजर्व हो गए, अगर वो पड़े हैं तो वो आप क्या कर देना? ऐड कर देना। अब आपको बोल रहा है ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी।
लेकिन अगर आपको गुडविल दे रखी है, फिक्टिशियस असेट्स दे रखी है, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो ऑल असेट्स में से लेस कर देना। पर आपके क्या होता है, देखो 12th में इतना टिपिकल नहीं आता था, लेकिन क्या पता फाउंडेशन में आने लग गया और आपको कोई फिक्टिशियस असेट दे रखी है, तो टोटल असेट में मत लेना। मान के चलो कोई फिक्टिशियस असेट दे रखी है या पीएनएल का बैलेंस दे रखा है, तो लो ही मत। क्यों? क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है और वो नेगेटिव बैलेंस है। क्या उसको बेचने से कोई एसेट कवर होगी या पैसा कवर होगा? नहीं। क्या उसकी कोई वर्थ है? नहीं। तो इसलिए जनरली उसको लेना ही नहीं है। अब देखो इलस्ट्रेशन 4 के हिसाब से कवर करा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको क्या बोल रखा है, इसमें 3 मेथड आएंगे, ये भी याद रख लेना। 3 मेथड मैंने बोले थे शुरू में, एक तो परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट आएगा, एक एनुटी मेथड आएगा और एक कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो जैसे हम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करते थे, वैसे हम सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे। चलो यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं ताकि थोड़ा आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखो कितना सिंपल है कि भाई मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं और मैं कितना कमा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है कि आप 42,000 कमा रहे हो एवरेज प्रॉफिट, समझ गए। और जो गुडविल निकालनी है ना, वो 3 इयर्स परचेज ऑफ क्या निकालनी है, सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटल कितनी लगाई थी आपने अपने बिजनेस में, 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, इसी टाइप का सिमिलर बिजनेस या इंडस्ट्री हो तो हम कितना कमा सकते थे, 15%। तो हम कितना कमाते हैं 2 लाख का 15%, 30। तो 30 क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 42। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, 12,000। और 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो उसी को सिंपल वे में बताना है। क्या बताना है, सबसे पहले आपने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकाला सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है सर, 2 लाख की है। एनआरआर कितना है, 15%। जीरो से जीरो काटा, कितना आया, 2000 इंटू 15 सर, 30 आया। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्सिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे सर अगर उल्टा आ गया तो, कभी या तो जीरो आ गया सुपर प्रॉफिट या नेगेटिव आ गया तो क्या गुडविल होती है? नहीं। गुडविल हमेशा कब होती है, जब सुपर प्रॉफिट हो तो वो पॉजिटिव अमाउंट में होना चाहिए, वरना गुडविल होगी नहीं। क्योंकि जीरो को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस, सुपर प्रॉफिट कभी माइनस होता है क्या? नहीं। क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे? नहीं, आप एवरेज प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, क्योंकि वो आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 42,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, कि अगर इस पैसे को बाहर लगाते तो कितना कमाते, 30 कमाते, जबकि रियल में हमने 42,000 कमाए। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, 12,000। फिर गुडविल क्या है सर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखो क्या आ गया, 12,000 इंटू 3, 36। ठीक, तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। कितना सिंपल है। अब देखो कहां पे आता है एनुटी मेथड, एक एक करके आएंगे, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत भी नहीं करेगा। अब कितना आपका 15-20 मिनट का पार्ट बचा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं है। अब देखो ये बोल रहा है एनुटी मेथड में, अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। देखो ये किसकी बात करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करता है। आपने वो सुना होगा कॉन्सेप्ट कि हम एफडी कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आज अगर हम 100 रुपए जमा कराते हैं और 10% से इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, और 2 साल बाद हमें कितने मिलेंगे, तो पहले साल के एंड तक आपको 10 रुपए मिलेंगे, तो कितने होगा, 110। फिर आपने क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट सुना होगा, या आपने वो सुना होगा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात है, आपको 100 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 10 + 10 120। यानी मुझे क्या मिलेंगे, 100 रुपए की जगह 120 मिलेंगे। तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो क्या है, मेरा इंटरेस्ट। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कि जो 10 रुपए आपके 1 साल बाद आपको मिले, तो मिले थोड़ी, क्योंकि आपको तो 2 साल बाद मिलेंगे, तो उसको भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको उस 10 पे 10% 1 रुपए और मिलेगा ब्याज। तो इसका मतलब क्या हो गया, 110 का 10%, तो 11 रुपए मिलेंगे। तो 10 + 11 तो आपको 21 मिलेंगे। पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपए है, दूसरे साल का इंटरेस्ट 11 रुपए। 10 + 11 क्या होते हैं, 21। तो आपको टोटल कितने मिलेंगे, 100 प्लस इंटरेस्ट। 100 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 21। तो फ्यूचर वैल्यू क्या निकल के आएगी, 121। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है, कंपाउंडिंग की वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज की। अब इसका उल्टा सोचो, कि हम एनुटी मेथड की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं 2 साल बाद आपको 100 रुपए मिलेंगे, तो उसकी आज वैल्यू क्या होगी, 10% के हिसाब से अराउंड
80 क्या 81-82 रुपये होगी, तब जाके ही वो क्या बनेंगे, 100 रुपये बनेंगे। तो उसको कैसे निकाला, तो उसका फॉर्मूला होता है एन्युटी का। वैसे इसको बोलते हैं 1/1 प्लस आर की पावर एन, ऐसे बोलते हैं 1/1 प्लस आर की पावर एन, जो आप आगे हायर क्लास में यानी आईपीसीसी, बीकॉम सेकेंड ईयर या जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो उसमें आगे सीखोगे। अभी आपको सिंपल सीखना है कि यहाँ पे एन्युटी फैक्टर दे रखा होगा, मैंने आपको समझा दिया। चलो मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जो मैं आपको किताब के अकॉर्डिंग बताता हूं। किताब में देखो दे रखा है, ये बोलता है कि मान लो, सुन लेना, अलग अलग साल देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आप 3000 सुपर प्रॉफिट कमाते हो और 5 इयर्स परचेज के बेसिस पे कितना बनता है, तो आप बोलोगे सर 3000 इंटू 5 15,000। लेकिन आप दिमाग लगाओ कि आजकल चीजें क्या है, महंगी है। 5 साल बाद जो आज कोई चीज मिल रही है उसकी 5 साल बाद वैल्यू अलग रहेगी। पार्ले जी क्या 5 रुपए का आज मिल रहा है तो 5 साल बाद भी 5 का मिलेगा, जरूरी नहीं है 6 रुपए का हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीजें देखी जाती है, इन्फ्लेशन देखी जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, हमें तो 15 मिल रहे हैं, लेकिन 15 तो आपको टोटल 5 ईयर में मिलेंगे ना, तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है। मान के चलो 15% रिटर्न है, मान के चलो 15% रिटर्न है, तो अगर साल के एंड में मुझे 1 रुपए मिलेंगे तो उसकी आज वैल्यू क्या है 15% के हिसाब से 0.8696। इसका मतलब अगर आज मैं 86 पैसे इन्वेस्ट करता हूं या 87 पैसे इन्वेस्ट करता हूं, तब जाके 15% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो 1 रुपए बनेंगे 1 साल बाद। अगर आज मैं 75 पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो वो 2 साल बाद 1 रुपए बनेंगे। अगर मैं आज 65 पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो 3 साल बाद वो 1 रुपए बनेंगे। अगर आज मैं 57 पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो 1 रुपए बनेंगे। इसका मतलब 4 साल बाद जो 1 रुपए मिलेंगे उसकी आज वैल्यू क्या है, 57 पैसे। समझ गए। तो वो किसके थ्रू निकली, 1/1 प्लस आर। आर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी रेट ऑफ रिटर्न, तो 15%। तो देखो 1/1.15 उसकी पावर 1, उसकी पावर 2, उसकी पावर 3, उसकी पावर 4। इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल के आया। अगर मैं बोलूं कि 5 साल बाद 1 रुपए मिलेंगे तो उसकी आज वैल्यू कितनी है, 49 पैसे है। इन सब का टोटल करोगे तो इसे बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो आपको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको 3.3522 से करना है, तो आपका ये निकल के आ जाएगा। या आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअल वैल्यू आएगी कि 3000 रुपए जो 1 साल बाद मिलेंगे उसकी आज वैल्यू 2608 है। 3000 रुपए जो 2 साल बाद मिलेंगे उसकी आज वैल्यू 2268 है। 3000 रुपए जो 3 साल बाद मिलेंगे उसकी आज वैल्यू 1972.50 है। 3000 रुपए जो 4 साल बाद मिलेंगे उसकी आज वैल्यू 1715 है। 3000 रुपए जो 5 साल बाद मिलेंगे उसकी आज वैल्यू 1491.60 है। कि अगर आज हम क्या करेंगे, 1491.60 लगाएंगे और हमें 15% अगर ब्याज मिलता हो, इंटरेस्ट, तो वो 5 साल बाद 3000 बनेंगे। अगर आज 1715 लगाएंगे तो वो 4 साल बाद क्या बनेंगे, 3000 पे बनेंगे 15% की रेट से। तो इसका मतलब क्या हो गया, आज की वैल्यू कितनी है, 15,000 नहीं है, 10,056.60 है। इसका मतलब आप इन्फ्लेशन की कॉस्ट नहीं देखते हो, आप इंटरेस्ट की कॉस्ट को कवर नहीं करते हो। तो इसका फॉर्मूला ये है, अगर आप कंपाउंडिंग के हिसाब से 3.352 निकालना चाहते हो तो आप अपने कैलकुलेटर पे आर की जगह 15% रख लेना। अगर मान लो एग्जाम में एनआरआर 10% आई है तो 10 रख लेना, यानी 1.10। 1 प्लस आर, आर का मतलब होता है परसेंट यानी आर अपॉन 100, तो 15/100 होगा 0.15, तो 1 प्लस आर का मतलब हो जाएगा 1.15। अगर 10% है तो 1.10, जैसे 8% है तो 1.08 हो जाएगा नीचे यहाँ पे। फिर नीचे यहाँ पे क्या आएगा, 8% का डिवाइड 0.08 आएगा, 10% का क्या आएगा 0.1 आएगा, 15% का क्या आएगा 0.15 आएगा। तो निकाल के देख लेना। लेकिन आपको करना क्या है, आपके एग्जाम में दिया हुआ होगा, तो जनरली आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दी होगी, आपको सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एन्युटी मेथड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 50, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना दे रखा है 16, 17, 18 का, 13, 15, 17, तीनों का टोटल करो, डिवाइड बाय 3 कर दो, क्या जाएगा एवरेज प्रॉफिट 15। कि हमने अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई उससे एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया 15, लेकिन अगर हम इसको बाहर लगाते तो कितना कमाते 5000। समझ गए। तो 15 में से 5 गए तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10। देखो 15 में से 5 गए तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, सर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 for 3 year एट द रेट 10%। कि अगर 1 रुपए की आज जो वैल्यू वो कितनी है 2.4868। सर वैसे देखोगे तो 3 साल में 1 + 1 + 1 कितने बनते 3 रुपए,
लेकिन वो कब मिलते, तीसरे साल के एंड तक बनते 3 रुपए। लेकिन उसकी आज ही वैल्यू कितनी है, 2.4868, कि अगर आप 2.4868 आज लगाओगे और 10-10% ब्याज कमाते रहोगे और वो जोड़ते जाओगे इंटरेस्ट, फिर उस पर 10% निकालोगे, फिर उस पर 10% निकालोगे, तो तीसरे साल तक जाके वो 3 रुपए बनेगा टोटल मिला के। तो उसकी आज टोटल वैल्यू कितनी है, 2.4868 है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी गुडविल कितनी है, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। सुपर प्रॉफिट निकला 10,000 इंटू 2.4868, तो ये हो गया 24,868। अब देखो आपको दे रखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें जनरली क्या होता है सर, इसमें बस ये होता है कि सुपर प्रॉफिट निकला हुआ है उसको अपॉन एनआरआर करते हैं इंटू 100। देखो ये क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आपका दोस्त है, वो कमाता है, वो यानी 5 लाख रुपए लगाता है, ठीक है, और वो 10% कमाता है, 50,000, ठीक है ना। पर अगर मैं आपके दोस्त को बोलूं तू कितना कमाता है, तो बोलेगा 50,000, तो मैं बोलूंगा यार कितना परसेंट है, तो बोलेगा कि भाई मैंने जो कैपिटल लगाई है ना उसका 10% कमाता हूं मैं। तो इसका मतलब उसकी कैपिटल वैल्यू कितनी है, तो सीधी सी बात है वो डिवाइड करेगा, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है और जो इंटरेस्ट की रेट, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, जो रिटर्न की रेट है कि जो वो मार्केट में कमाता है, तो ये भी एक प्रॉफिट की रेट है, या ये भी एक एनआरआर है कि नॉर्मल वो कितना कमाता है, 10% कमाता है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल में उसने कैपिटल कितनी लगाई, तो उसकी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करोगे, 50,000 अपॉन 10%, 10% का मतलब होता है 0.10 या 10 अपॉन 100, पॉइंट जैसे हटाओगे तो ऊपर इंटू 100 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, तो नीचे हमेशा परसेंटेज आएगी और एक तरीके से प्रॉफिट को ही डिनोट कर रही है। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 करेंगे तो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आ जाएगी और वही फर्म की गुडविल होगी, याद रखना, वही क्या होगी, फर्म की गुडविल होगी। ओके, तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि हमें सुपर प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो इसका क्या है सर, सेम सुपर प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। अब देखो यहाँ क्या ईयर्स परचेज दे रखा है, नहीं, जब ईयर्स परचेज दे रखा है तो मल्टीप्लाई करना ईयर्स परचेज से। जब एनुटी मेथड देखा है, एनुटी मेथड हमेशा सुपर प्रॉफिट से आता है, वो एवरेज प्रॉफिट से नहीं आता, तो उसमें सिंपल और वेटेड नहीं आता। पर आपको पता है कि सिंपल वेटेड क्यों काम आता है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करोगे तभी तो सुपर आएगा, तो तभी आपका सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज आपको काम आएगा ही आएगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो एनुटी मेथड में हमेशा आपकी क्या आएगी, सुपर प्रॉफिट ही आएगा। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 4 लाख, 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000। ये 40,000 क्या है सर, ये है अपना नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन आपने रियल में कितना कमाया, 62, 61, 63, डिवाइड बाय 3 कर दो तो कितना आ गया, 62,000। ओके, अब सपोज करो यहाँ पे है ना, ऐसे बोलता है कि दो पार्टनर है ए और बी, और दोनों की सैलरी ईच कितनी है, 6,000 पर एनम ईच। तो 6,000 इंटू 2, तो दोनों की सैलरी है 12,000 पर एनम। तो 62 में से 12 लेस कर देते हैं, याद रखना, कभी आ गया तो इस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने बताया था फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस हो रहे तो कभी कभी पार्टनर को सैलरी भी देनी पड़ सकती है, तो वो भी आपको एवरेज प्रॉफिट में लेस करनी है। अब ये क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हर साल सेम है, क्या ये कम ज्यादा हो रही है, नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट जो निकलता है वो क्या होता है, वो एनुअली ही होता है, याद रखना, वो क्या निकलता है, एनुअल एवरेज ही निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एनुअल एवरेज प्रॉफिट ये बोलते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, 4 लाख का 10% 40, 62 में से 40 गए तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 22। अब गुडविल क्या निकलेगी सर, 22,000 अपॉन एनआरआर कितना है सर, एनआरआर है 10%, तो अपॉन 10%, अपॉन 10 करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, इंटू 100, जीरो से जीरो गया तो कितना आ जाएगा, 2,20,000। ये क्या हो गई, हमारी गुडविल हो गई। ओके, तो ये भी आपका पार्ट हो गया। अब अगला आप बोलोगे सर ये कैपिटलाइजेशन मेथड आया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये तीसरा है, लास्ट मेथड है सर। लेकिन सुपर प्रॉफिट हमने स्कूल में पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, ये पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में, इसमें दो होते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। और हमको सर ने बताया था कि चाहे दोनों में से किसी से भी निकालो आंसर सेम आता है। तो सीधी सी बात है, अगर इसी क्वेश्चन को आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट से निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा। अब इसका चलो फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक होती है नॉर्मल कैपिटल, देखो अभी आपके सामने मैं निकाल के बता देता हूं इसी को, किससे, एवरेज प्रॉफिट से। सपोज करो कि यही क्वेश्चन होता तो क्या होता है, आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अगर करना है, जैसे यहाँ पे कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट बोलता है, वैसे ही बोलता है कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट, तो आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कैपिटल फाउंडेशन में।
और स्कूल में हम क्या करते थे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखते थे। क्या लिखते थे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। जैसे आपने सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर किया, वैसे आपको एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करना है। अब एवरेज क्या निकल के आया था सर, 62 निकल के आया, तो करो 62 अपॉन 10 इंटू 100, 0 से 0 गया, तो कितनी निकली कैपिटलाइज, 620। ठीक है, अब इसमें से माइनस क्या कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है सर, 4 लाख। सर 620 में से 4 लाख गए तो कितना निकल के आया, 220। और यही आपकी क्या है, गुडविल। देखो आगे ना, तो गुडविल कितनी आई थी सुपर प्रॉफिट से, 220। और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर बोलेगा तो तब भी यही आएगी। तो यही आपको यहां बोल रखा है कि इस मेथड में क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रॉफिट इज टू बी फाउंड आउट। कैपिटल वैल्यू मीन्स टू फाइंड आउट द कैपिटल नीडेड टू अर्न ए फिक्स प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल गुडविल इज वैल्यूड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कितना कमा रहा हूं, जैसे मैं अगर 62,000 कमा रहा हूं और नॉर्मल अगर मैं बिजनेस के बाहर पैसा लगाता तो 10% कमाता, तो कितनी कैपिटल की नीड होती, इंटू 100 करते ही 6,20,000 की नीड होती। समझ गए। लेकिन मैंने कैपिटल कितनी लगाई, मैंने तो कैपिटल कम ही लगाई ना, तो मैंने बिजनेस में सिर्फ कैपिटल कितनी लगाई, 4 लाख ही लगाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उतना पैसा जो 62,000 है वो तो 4 लाख लगा के कमा लिया, जबकि और कोई पर्सन होता तो उसको 6,20,000 लगाने पड़ते। तो 2,20,000 क्या है, मेरी गुडविल है, क्योंकि मैं कम कैपिटल लगा के ज्यादा कमा रहा हूं। और सामने वाला सिर्फ कितना कमाता, 62 कब कमाता, जब वो 620 लगाता, जबकि मैं तो 4 लाख कैपिटल लगा रहा हूं, तो मैंने एक्चुअल कैपिटल कम लगाई, जबकि मेरी कैपिटल कितनी लगनी चाहिए थी, 620। तो मेरा बच गया पैसा, कितना बच गया, 220। तो मेरी क्या हो गई, गुडविल हो गई। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें जनरली क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करके नॉर्मल कैपिटल निकालते हैं। और नॉर्मल कैपिटल में से हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, एक्चुअल कैपिटल। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सीए फाउंडेशन में दे रखा है, कैसे दे रखा है, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। लेकिन स्कूल में आप क्या सीखते थे, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, एक्चुअल है। कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट जो कमा रहा हूं बाहर अगर मैं करता तो मुझे कितनी कैपिटल की जरूरत होती, तो मुझे 620 की, जबकि मेरे बिजनेस में तो मुझे कितनी 4 लाख की कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, तो 220 क्या है, मेरी गुडविल है। तो सेम इलस्ट्रेशन 7 ऐसे दे रखा है। तो क्या बोल रहा है, ए अर्न 120 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10% है। एसेट फर्म की कितनी है, 14 लाख 40, और लाइबिलिटी कितनी है, 4 लाख 80। तो देखो आपको पता है एसेट्स में से लाइबिलिटी लेस की कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आया, 960। उसका 10% कितना है, 96,000, यही तो होगा। पर वो आपका निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से करनी थी, पर कौन से, एवरेज प्रॉफिट से करनी है। मान के चलो किससे करनी है, एवरेज प्रॉफिट से। तो आपने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। अब आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, 120, एनआरआर कितना है, 10%, इंटू 100 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 12 लाख। तो इसका मतलब कैपिटलाइज वैल्यू 12 लाख है, कि जो मैं एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं अगर यही मैं बिजनेस के बाहर कमाता तो उसके लिए मुझे कितनी कैपिटल की नीड होती, 12 लाख की। तो मुझे नॉर्मल कैपिटल कितनी चाहिए होती, 12 लाख। लेकिन मैंने एक्चुअल कितनी लगाई, कितनी कम लगाई है, देखो 1440 में से 480 गए, तो मेरी कैपिटल तो सिर्फ लगी हुई है 960 की। तो इसका मतलब मेरी गुडविल कितने की है, 240 की। तो कैपिटलाइज वैल्यू यानी नॉर्मल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी एक्चुअल कैपिटल, तो क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी। तो देखो इस तरीके से आपके सारे पार्ट कवर हो गए। और लास्ट आपका जो बचा हुआ वो मैं बता देता हूं, एक मिनट। लास्ट आपका जो बचा हुआ है, एक मिनट, ये मैंने सारा कवर कर लिया, जितना भी पार्ट था आपका कवर हो गया। अब लास्ट आपका थ्योरेटिकल जो पार्ट बचा हुआ है वो सिर्फ ये बचा हुआ है जो आपके ट्रीटमेंट में काम आएगा। किसमें काम आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। देखो यहाँ पे लास्ट ये बचा हुआ है कि जो एक परचेज गुडविल होती है, जैसा भी आपने कवर की कि सीधी सी बात है नेट असेट से ज्यादा आप जो पेमेंट कर रहे हो तो एक्सिस पार्ट क्या है, परचेज गुडविल है, जो आप सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे। मैंने आपको बताया था कि नेट असेट्स कितनी है, 10 लाख की, और उससे ज्यादा आप कितना परचेज कंसिडरेशन दे रहे हो, 15 लाख, तो कितना ज्यादा दे रहे हो, 5 लाख, तो गुडविल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी बिजनेस को या ब्रांड को खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पार्टी क्या होगा, आपका गुडविल होगा, क्योंकि सॉरी सामने वाले की गुडविल होगी, और वही आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, इसलिए आप रिकॉर्ड करोगे। अब जब आप खरीद रहे हो तो आपको एक राइट मिल गया, तो वो इंटेंजिबल असेट्स है, क्योंकि आप इसको देख और छू नहीं सकते हो, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हो। कैसे, क्योंकि उसका नाम है, उस ब्रांड का नाम है, लोग उसको देखते हुए आ रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज गुड्स को खरीद रहे हैं। उस पर्सन की गुडविल के थ्रू लोग क्या कर रहे हैं,
हमारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बिजनेस में गुड्स को खरीद रहे हैं और हमारा बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में एसेट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे। इसको अमोर्टाइज भी करते हैं, मतलब धीरे धीरे रिटर्न ऑफ भी किया जाता है। अब देखो सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है वो इनहेरेंट गुडविल कहलाती है या इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहलाती है। जनरली एएस में बोल रखा है, पहले एएस क्या चलता था, एएस 26, आजकल इंड एएस भी चल रहे हैं, तो 38 का अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जनरली इंटरनली होती है, मतलब हमने धीरे धीरे कमाई भी होती है। इसकी ट्रू कॉस्ट पता करना मुश्किल होती है क्योंकि ये सब्जेक्टिव जजमेंट पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब अलग अलग पर्सन अलग अलग वैल्यू करेंगे, तो वैल्यू डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट की आज क्या चल रहा है, कल मार्केट क्या चल रहा है, उस अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू होगी। प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, गुडविल बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट कम होता जाएगा, गुडविल की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका प्रॉपर पता करना मुश्किल है, कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या रिकमेंड किया है, ये सारा पार्ट क्या करेंगे अगले में, क्योंकि इसी के थ्रू आपको ट्रीटमेंट समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताया था आपको थोड़ा सा हिंट, 12th में आप क्या कवर करते थे, जब भी गुडविल और कैपिटल आई कि एक पर्सन गुडविल और कैपिटल लेके आए, जैसे सी, तो आप करते थे बैंक टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल या टू गुडविल। अलग अलग बोर्ड में, किसी बोर्ड में गुडविल भी चलता है, जरूरी नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल लिखे, लेकिन सीए क्या बोलता है कि भाई ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड है, तो गुडविल की एंट्री नहीं होती। तो इसको खोल के बंद क्यों कर रहे हो, इसको खोलो ही मत, जब खोलोगे ही नहीं तो सीधा वो सीज कैपिटल से होगी। तो ये आपको आएगा अगली बार जब हम क्या करेंगे, अगला सेशन कवर करेंगे। तो आज का आपका इतना पार्ट हो गया, इसमें जितना भी पार्ट था आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप क्या करना, जो भी ये पीडीएफ है डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। देखो फाउंडेशन की बुक भी करना जरूरी है, क्योंकि बुक से ही आता है या कॉन्सेप्ट उसके अंदर से ही लिए जाते हैं, याद रख लेना, तो वो तो जरूरी है। तो अगर आप किसी और पे बाहर पे डिपेंड हो और वो आपको क्या कर रहा है 12th का बेस समझा रहा है, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें तो आएगी भी नहीं काम, समझ गए। जैसे टाइप्स ऑफ गुडविल होता है, रैट, डॉग और कैट, ऐसे होती है। काउ गुडविल भी होती है, लेकिन वो आपके आएगी नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा। कभी इन फ्यूचर अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपके इस पार्ट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से ही पढ़ रहे हैं। तो विद्यास्थल चैनल को तभी मैं क्या बोल रहा हूँ, शेयर कर लेना लोगों तक, अपने दोस्तों तक, कलीग्स तक, जो कि क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन देने की कर रहे हैं। साथ में शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना, क्योंकि लाइक करेंगे तो उसकी रीच बढ़ेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सीए सारथी सीए फाउंडेशन, जो कि 17 मई को स्टार्ट हो रहा है। और आपको पता है कि जितने भी रेस्पेक्टिव टीचर हैं मेरे साथ में, वो भी क्या कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ। मैं 9:30 को आऊँगा नाइट में, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो ज्वाइन जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और लास्ट में एक लाइन यही बोलूँगा, चाहे आज हो या कल, आपके साथ हमेशा रहेगा विद्यास्थल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय बालाजी महाराज।